नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो कॉटन यूनिवर्सिटी का ये आपका पेपर है असम का, इसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। 2023 का ये पेपर है, टोटल 60 क्वेश्चन इसमें है। चलिए हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी कॉटन यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 सितंबर 2023 से हमारी बैचेस शुरू हो रही हैं CUET PG के लिए। CUET PG के सामने बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा। क्योंकि मैंने जितना CUET PG के लिए पढ़ाया था उसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक दो एक्सेप्शन को छोड़कर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके एनालिसिस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ जो फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड है, ये किसका वर्क है? तो ये हीगल का वर्क है। तो हम सबसे पहले इसमें हीगल आंसर करेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा ऐसा थ्योरी है जो कि स्टेट के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एनार्किज्म। जो एनार्किस्ट होते हैं, एनार्किस्ट मानते हैं कि जो स्टेट होता है अननेसेसरी इवल होता है। मतलब स्टेट एक तो इवल है और साथ ही साथ अननेसेसरी भी है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब चलिए आगे चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछ रखा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो ज्यादा महत्व देता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रदर देन द फंडामेंटल राइट। देखिए इसमें दो आंसर हो सकते थे। इसमें तो आपका 42nd अमेंडमेंट होगा ही होगा, 24th अमेंडमेंट भी होगा, क्योंकि 24th अमेंडमेंट ने भी, अगर आप उसको ध्यान से डीप में जाकर पढ़िएगा, तो उसने भी जो DPSP है उसको ज्यादा महत्व दिया है एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं DPSP के, उसको ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यही आपका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आपका सीरीज नंबर बी है, मैं सीरीज नंबर बी के पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। आप इसमें से एक गलत स्टेटमेंट चुन कर निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये पूछ रखा है कि पार्लियामेंट के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो प्रेसिडेंट कौन कौन से कार्य को परफॉर्म करते हैं। तो प्रेसिडेंट समन करते हैं हाउस को, राइट। तो बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट जो है कन्वीन करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट जो है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। राज्यसभा डिसॉल्व होता है कभी जीवन में? राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है ना, वो तो डिसॉल्व ही नहीं होता। तो जहां जहां ऑप्शन 3 है वो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी ऑप्शन 3 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी ऑप्शन 3 है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया जिसमें ऑप्शन 3 नहीं है? सब में ऑप्शन 3 था। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको बाकी पता भी नहीं है तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग has been wrongly listed as the feature of right against exploitation. It prohibits the traffic in human beings। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का बात करता है। इट प्रोहिबिट्स इनवॉलेंट्री वर्क विदाउट पेमेंट। आपसे कोई जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे एक ये पॉइंट है। देखिए ये वैसे एक्सेप्शन है, इतना डीप जाकर क्वेश्चन तो नहीं ही पूछना चाहिए अगर देखा जाए तो। लेकिन एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि मान लीजिए कोई पुलिस वाला है। अब वो पुलिस वाले को कहीं लड़ाई करने जाना है, किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाना है। अब उसका मन नहीं है, वो बोलेगा कि नहीं हम जाएंगे वहां तो मे भी मेरी जान चली जाए। तो वो जाने से मना कर देगा। अगर सरकार जानकर उसको भेजेगी तो बोलेगा नहीं, मुझसे तो फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं। तो ये सही नहीं होगा ना। तो इसीलिए स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है कुछ कंपलसरी सर्विस, राइट, पब्लिक पर्पस के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई जबरदस्ती भी आपसे काम जो है कराया जा रहा है पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट के द्वारा, तो उसको फोर्स्ड लेबर नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आर्मी में है, वो बंदा अगर लड़ाई करने जा, अगर उसका मन नहीं है लड़ने जाने के लिए और उसको सीमा पर जबरदस्ती भी भेजा जा रहा है, उसको फोर्स्ड लेबर नहीं कहेंगे, ये तो उसकी ड्यूटी है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है और इसीलिए मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन नंबर डी को जो है वो सही आंसर माना है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना डीप क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। इसका ऑप्शन सी भी आप सब मार सकते थे, क्योंकि आप सब अभी बैचलर्स के स्टूडेंट हैं। आप लोगों को आर्टिकल जो है 23 और 24 के बारे में उतना डीप नॉलेज होगा नहीं। तो ये मैं टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में रख सकता हूँ। लेकिन इसका आंसर सी होना चाहिए था, लेकिन सी
अगर यूनिवर्सिटी की माने तो डी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो लिखा हुआ है। तो इसको भी हमें फीचर कंसिडर करना पड़ेगा, इसको भी फीचर कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो यूनिवर्सिटी जो कह रही है वो ठीक ही कह रही है। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड। तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग कब होता है? जब आपका किसी भी बिल में डेडलॉक लग जाता है तब होता है। इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। टैक्सेस वाले केस में, मनी बिल वाले केस में जो है ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा, फंडामेंटल राइट को जो है वो कम किया जा सकता है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ये कौन डिसाइड करता है? तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आर्टिकल 34 अगर आप पढ़िएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। तो पार्लियामेंट इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, द मेन इम्पैक्ट ऑफ अ फिनेंशियल इमरजेंसी इज। तो फिर से सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ें। आपको जो गलत स्टेटमेंट लगेगा उसको फिर से काट दीजिए और ऑप्शन में से उसको हटा दीजिए और आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो ये सही तरीका होता है आपको आंसर के ढूंढने का। तो आगे हम लोग देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू द डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व द सर्टन कैनन्स ऑफ फिनेंशियल प्रो प्रोप्राइटी। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है आपका। जो फिनेंशियल इमरजेंसी है उसके बारे में आपको आर्टिकल 360 में देखने को मिलेगा। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट को बोल सकते हैं कि अपने कर्मचारियों का आप सैलरी कम कर दें, तो बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड नहीं होते हैं एक फिनेंशियल इमरजेंसी में। ओके, तो तीसरा है वो फिर गलत है। तो तीस तीन तीन जिसमें सबको काट दीजिए, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट दिया है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी स्टेट के मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए अपहोल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। तो ये भी ठीक बात है। तो ये भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और जहां विदाउट अपील आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पार्ट होता है। तो इसीलिए अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपका आर्टिकल 143 में दे रखा गया है। तो जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नॉन बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है अपने सीयूईटी पीजी के बैच में। The original constitution did not clearly specify whether the President of India was bound by the advice of the Council of Ministers. However, it was made obligatory for the President to act on the advice of Union Council of Ministers by the 42nd Constitutional Amendment। ये बहुत आसान है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके थोड़ा सा आपको रिकंसिडरेशन के लिए स्कोप दिया गया था प्रेसिडेंट को। ओके, इसका आंसर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, क्योंकि इस अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया था कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे काम करेंगे, खुद से काम नहीं कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहाँ से लिया है? तो ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आंसर हो जाएगा वन का, ए का वन। तो ए का वन में दो ऑप्शन है, और बी का कितना हो गया? बी का हो गया जुडिशियल 4। तो बी का 4, तो यही मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्लेज अ वाइटल रोल विथ रिगार्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज। इसमें फिर से आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। यही सही तरीका होता है क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने का। आप यूजीसी नेट का एग्जाम दें, सीयूटी पीजी का एग्जाम दें, या किसी भी एंट्रेंस को दें, आप गलत स्टेटमेंट को पकड़िए, तब आपका आंसर आराम से आ जाएगा।
इट इनिशिएट्स द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट में ही अमेंडमेंट इनिशिएट होता है, सही स्टेटमेंट है। इट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइदर बाय 2/3 मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी, तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के जिसको हम सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, जैसे एक स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा तो जो आपका होता है विधान परिषद, उसको भी क्रिएट या अबोलिश कर सकता है पार्लियामेंट जस्ट बाय द सिंपल मेजोरिटी, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद इट कैन अमेंड द पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फेडरल कैरेक्टर, तो जिन पार्ट्स का फेडरल कैरेक्टर है उनको अमेंड करने के लिए हमें स्टेट लेजिस्लेचर की भी सहमति लेनी पड़ती है, तो ये भी सही है। इट रेटिफाई द अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय द स्टेट, तो ये अमेरिका में चलता है कि स्टेट जो है अमेंडमेंट को प्रपोज करते हैं और पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करता है। ये इंडिया में है ही नहीं, तो चार चार को काट दीजिए, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, और इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा, तो ये बड़ा सिंपल सा है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस इन यूएसए हैज फोर्स टू वर्क, देखिए चेक एंड बैलेंस जो है ना, उस सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर आपका ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो इसीलिए 14 का आंसर नंबर जो है वो बी हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। प्रिजनर्स डायलेमा के बारे में मैंने आपको बैचेस में भी गेम थ्योरी में बता रखा है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर वेलफेयर स्टेट इज ग्रेजुअली डिमिनिशिंग, दैट मीन्स जो वेलफेयर स्टेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बात है। ग्लोबलाइजेशन के कारण ऐसा होता जा रहा है, न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जब से हावी हुआ है, एलपीजी की जब से अवधारणा आई है, तब से वेलफेयरिस्टिक कैरेक्टर जो है स्टेट्स के वो कम होते जा रहे हैं, तो असर्शन सही है। बिकॉज लगा के हम लोग रीजन को पढ़ते हैं, अगर दोनों में कोई रिलेशन होता है तो हम लोग कहते हैं कि द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हम लोग देखते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द सोवेर्निटी ऑफ स्टेट इज एट स्टेक, मतलब सोवेर्निटी जो है स्टेट का वो घटा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो जो हाइपर ग्लोबलिस्ट है वो ऐसा कहते हैं, राइट। तो बहुत सारे हाइपर ग्लोबलिस्ट के बारे में मैंने आपको जब अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहा था, इनफैक्ट सेमेस्टर 4 के भी लेक्चर्स में बताया हूँ, जिसमें हाइपर ग्लोबलिज्म के बारे में बताया हूँ, स्केप्टिज्म के बारे में बताया हूँ, और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट के बारे में बताया हूँ, तो ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनपीटी कब साइन किया गया था? 1968 में साइन किया गया था, इससे आसान क्या ही पूछेगा। पार्टीशन इज द मेथड ऑफ, तो पार्टीशन से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी सही दे रखा है, बैलेंस ऑफ पावर आप क्रिएट कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, तो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट पूछा हुआ है, तो पीसफुली हम रेजोल्यूशन को कैसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो आर्म्ड इंटरवेंशन आ गया, हथियारों का इस्तेमाल करके, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका शांतिपूर्ण तरीका नहीं है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस कैसा हेलमेट पहनती हैं, तो ब्लू हेलमेट पहनती हैं, ये मैंने यूजीसी नेट के बैच में भी हाल फिलहाल में पढ़ाया है, और वहां पे भी आप लोगों को पढ़ाया था। रियलिज्म का मेन आपका एसेंस देखिए तो परसूट फॉर पावर है, पावर गेन करना चाहता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेग नीदरलैंड में आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको मॉर्टन कपलान के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाया था, तो मॉर्टन कपलान का जो सिस्टम थ्योरी मैंने आपको जो पढ़ाया था, सिस्टम मॉडल इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ये आपका बाइपोलर सिस्टम में चेंज हो जाता है, बैलेंस ऑफ पावर बाइपोलर सिस्टम में चेंज होता है। जो जेंडर सेंसिटिव एनालिसिस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, फेमिनिज्म है। एशियान को कैसे स्टैब्लिश किया गया था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में था, इसी से आपको एशियान को जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ है कि सबसे पुराना डॉक्यूमेंट ह्यूमन राइट्स पर क्या है, तो मैग्ना कार्टा किंग जॉन ने दिया था 1215 में, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाउंडेड रेशनैलिटी के बारे में कौन बात करता है, हर्बर्ट साइमन अपने डिसीजन मेकिंग थ्योरी में बात करते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी का, और सेटिस्फाइसिंग नाम के टर्म को भी क्वाइन करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है, जो FW रिक्स का आपका कॉन्सेप्ट है, ओके, उसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो स्टडी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन अ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। देखिए प्रिज्मेटिक सोसाइटी ना सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए है, तो इसमें डेवलप्ड लिख दिया है, तो ये तो गया, ये तो हम लोग करेंगे नहीं। इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन,
इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड कंट्री, तो मैंने बोला ना प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए है, ये भी गया, ये भी सही नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री, तो ये तो ठीक पूछा हुआ है। ओके, अगला स्टेटमेंट भी पढ़ के कंफर्म कर लेते हैं। हिस्टोरिकल डिफरेंट सोसाइटी देखिए दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद गैंगप्लैंग का कौन बात करता है, तो हेनरी फ्योल बात करता है। ओके, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें तो एफ डब्ल्यू रिक्स का जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये नॉर्मेटिव से इम्पीरिकल ओरिएंटेशन की तरफ भी जाता है। इसमें तीनों ही आपका सही हो जाएगा, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, मतलब जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका कल्चर है, जो आपका सोसाइटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीट्यूशंस को जो है इम्पैक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एफ डब्ल्यू टेलर हो जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस, देखिए गुड गवर्नेंस में ओपेसिटी नहीं होता। ओपेसिटी मतलब आ, कि ओपेसिटी मतलब चीजें बैकडोर पे हो रही हैं, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ओपेक मतलब छुप कर काम करना। तो सरकार हमारे सामने सब चीजों को रखती है जब गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो नंबर 3 तो होगा नहीं सही, तो ये कट गया, ये कट गया, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन ए होगा। अब गुड गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी तो होता ही है सरकार का, तो टू ऑप्शन को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से क्या जुड़ा हुआ है, सेक्स जुड़ा हुआ है। ओके, जेंडर का जहां तक बात है, तो जेंडर जो है वो हमारा सोशल पर्सपेक्टिव है। जेंडर सोसाइटी तय करता है, जेंडर रोल जो आपके स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि एक लड़की है वो खाना ही बनाएगी, लड़की आर्मी में नहीं जो जा सकती, तो ये जेंडर का एग्जाम्पल हो गया। तो जेंडर जो है ना वो आपका एक पर्सन का सोशल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ना कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपका सेक्स हो जाएगा। थ्री एसेस ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी बहुत आसान है, सिगमंड फ्रॉइड का बहुत फेमस आर्टिकल रहा है, ये भी आप लोगों को पता होगा। ये आंसर की में गलत दे रखा है, फ्रेंच फिलोसोफर जो साइमन डी ब्रेवियोर है, ये बिलोंग करती है रेडिकल फेमिनिज्म से। ओके, तो रेडिकल फेमिनिज्म सही आंसर होगा, मेरे ख्याल से कुछ और ही आंसर की में दिया हुआ था, तो इसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। ओके, ये गलत है, मतलब रेडिकल फेमिनिज्म सही है, जो आंसर दे रखा है ना वो गलत दे रखा है आंसर उसने आंसर की में। फिर उसके बाद द टर्म जेंडर आइडेंटिटी वाज ओरिजिनली क्वाइंड बाय, तो रॉबर्ट जे स्टोलर जो है वो क्वाइन करते हैं। फिलीबस्टर जो है एक तरीका होता है जिससे आपका लॉन्ग स्पीच देकर पार्लियामेंट में डिले कर दिया जाता है वोट को, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी बहुत आसान था। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, बहुत इजी है। प्रीवी काउंसिल में यूके में कौन मेंबर्स को अपॉइंट करता है, तो किंग अपॉइंट करते हैं। पहले अगर ये क्वेश्चन बनता तो वहां क्वीन एग्जाम्पल में दिया हुआ रहता, राइट, लेकिन अब किंग चार्ल्स है, तो इसीलिए वो आंसर हो जाएगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका, 39 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 40 का बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में इसका आंसर हो जाएगा आपका वीर सावरकर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में, जस्ट आई जस्ट एज आई फील एज आई शुड रेबेल अगेंस्ट द फॉरेन रूल ओवर हिंदुस्तान। तो जैसे वीर सावरकर फील करते हैं कि जैसे मुझे एक तरह से आंदोलन करना चाहिए, एक तरह से मुझे क्रांति करनी चाहिए विदेशी शासन के खिलाफ हिंदुस्तान में, उसी तरह से हमें जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी रेवोल्यूशन करना चाहिए, रेबल करना चाहिए। तो सावरकर कभी से भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, अब क्वेश्चन नंबर 41 का अगर आंसर दिया जाए तो ये भी एक तरह से आपका कंटेस्टेड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस से इंटीग्रेट कर दिया गया। तो पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस से इंटीग्रेट कर दिया गया, तो इसका आंसर तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, क्योंकि दोनों में ऐसा किया जाता है। बिहेवियरलिज्म में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस बनाने की कोशिश की जाती है, तो इस हिसाब से तो लिखा जाना चाहिए था कि नेचुरल साइंस के साथ उसका इंटीग्रेशन हुआ। लेकिन दूसरे तरह से अगर आप सोचिएगा तो बिहेवियरलिज्म में आपको पॉलिटिकल साइंस को इंटरडिसिप्लिनरी बना दिया जाता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस के पढ़ने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, सोशियोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिहेवियरलिज्म करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से इस चीज को सोचेंगे तो बिहेवियरलिज्म ठीक नहीं होगा,
पोस्ट बिहेवियरलिज्म ठीक होगा। इसको चैलेंज करना ठीक नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है अपने आप में काफी ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जा रहा है, इसीलिए। अब यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स पर सबसे ज्यादा फोकस कौन करता है? तो पॉलिटिकल राइट्स पर सबसे ज्यादा फोकस लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी करता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है? यूरोसेंट्रिज्म जहां सबसे ज्यादा महत्व यूरोप को दिया जाता है, और यूरोप का जो पैरामीटर होता है उसी पर पूरे दुनिया की कल्पना की जाती है, पूरी दुनिया को जो है एक तरह से आपको जज किया जाता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, इसमें यूरोसेंट्रिज्म में बायसनेस भी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरोसेंट्रिज्म इज अ स्टाइल ऑफ एनालिसिस इन विच द यूरोपियन सोसाइटी आर कंपेयर टू नॉन यूरोपियन सोसाइटी टू प्रोड्यूस अनबायस्ड कंपैरिजन। तो यूरोसेंट्रिज्म में अनबायस्ड कंपैरिजन तो होता ही नहीं है, तो ये काट दीजिए। ऑल द एबव भी कट गया, अगर वो कट गया तो। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, यूरोसेंट्रिज्म इज अ थॉट स्टाइल इन विच द असेसमेंट एंड इवॉल्व इवेल्युएशन होना चाहिए था वहां पे, एंड इवेल्युएशन ऑफ नॉन यूरोपियन सोसाइटी आर डन इन द टर्म्स ऑफ कल्चरल अजम्पशन एंड बायसेस ऑफ यूरोप। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मैंने यूरोसेंट्रिज्म आपको पढ़ा भी रखा है पहले से। अब यहाँ पे इनलाइटेनमेंट में क्या हुआ था? इनलाइटेनमेंट में साइंटिफिक ओरिएंटेशन को प्रमोट किया गया था। तो सुपर नेचुरल ओरिएंटेशन को क्यों प्रमोट किया जाएगा जब साइंटिफिक को किया गया था? तो यहाँ पे स्कॉलर डिनाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो डिनाई नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था। स्कॉलर्स बिलीव द ह्यूमन सोशल लाइफ कुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। इथिकल न्यूट्रलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इथिकल न्यूट्रलिटी का मतलब हम लोग एकदम न्यूट्रल होकर चीजों को जज कर रहे हैं। तो इथिकल न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी एक ही बात हो गई, जनरलाइजेशन भी एक ही बात हो गई। राइट, यहाँ पे जजमेंटल सोशल साइंस होगा, क्योंकि न्यूट्रलिटी का अपोजिट होता है जजमेंटल, मतलब जज करना लोगों को। ओके, 46 बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कई बार बैचेस में बता रखा था। राइट्स आर द फैक्ट दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एज एट हिज बेस्ट। तो ये आपका हारोल्ड लास्की का आपका स्टेटमेंट है, बहुत ही आपका इजी सा ये क्वेश्चन दे रखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट इज एसोसिएटेड विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हॉब्स ने भी नेचुरल राइट के बारे में बात किया था, और डिटेल में जो है लॉक ने भी उसको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 48 में कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो हीरोडोटस जो है, तो हीरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वो होंगे नहीं। अगस्त कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी हो गए। एडम स्मिथ जो है वैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी कार्ल मार्क्स को भी बोला जाता है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गए। सिगमंड फ्यूड जो है साइकोलॉजी, जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो सही है। ये आपका मोनोइस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेर्निटी का क्वेश्चन है, जिसमें जॉन ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट और थॉमस हॉब्स का। आप सोवेर्निटी के कॉन्सेप्ट से इसको आंसर कर सकते थे। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोवेर्निटी का? तो परमानेंस है कैरेक्टरिस्टिक सोवेर्निटी का। फिर उसके बाद इनडिविजिबिलिटी, ये भी है आपका कॉन्सेप्ट सोवेर्निटी का। ट्रांसफरेबिलिटी जो है कि आप सोवेर्निटी को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होता है सोवेर्निटी में जब हम मोनोइस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेर्निटी की बात करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का डी। लॉक सपोर्ट करते हैं लिमिटेड सोवेर्निटी को, सब कोई जानते हैं। ओके, फिर द आइडियल दैट द स्टेट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट मोरालिटी वाज emphasized by, तो ये तो इमैनुअल कांत ऐसा कहते हैं। तो 51 का आपका जो आंसर है इमैनुअल कांत हो जाएगा। 52 का मॉरल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है, इसको हम आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स भी कहते हैं, तो वो भी आपका सही हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी। 54 का आप देखिएगा, तो डायलेक्टिक्स में हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ है। तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन से, मतलब दो ग्रुप में संघर्ष हुए हैं और विरोधाभास हुए हैं, उसके कारण से। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है और जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है, इन दोनों में अगर डिसहार्मोनी हो तो क्या होगा? तो पीस होगा सोसाइटी में। बिल्कुल वाहियात बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अ सिचुएशन इन विच द सोशल प्रोग्रेस इज पॉसिबल। तो सोशल प्रोग्रेस कैसे पॉसिबल होगा? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक प्रोसेस क्या जो है पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो रीफ फॉर रेवोल्यूशन, मतलब एक सिचुएशन होगा जिसमें लोग रिवॉल्ट करने लगेंगे। गवर्नमेंट अपने पॉलिसी को मॉडरेट कर लेता है जब कॉलिशन गवर्नमेंट होता है, क्योंकि अपने गठबंधन को भी साथ में लेकर चलना रहता है।
मास्टर साइंस किसने कहा है पॉलिटिक्स को? तो एरिस्टोटल ने कहा है मास्टर साइंस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डिमांड रेलेवेंस एंड एक्शन? तो क्रेडो टू रेलेवेंस जो है डेविड ईस्टन ने बोला था। ये पोस्ट बिहेवियरिज्म अप्रोच में, ये भी मैंने पढ़ा रखा था अपने बैच में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये भी। कुल मिलाकर ये बहुत 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 सुपर इजी पेपर है आपका, मैं क्या बताऊं। सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, अरे ये सब जानते हैं, ड्यूअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट जो है मैकियावेली का है। अब यहाँ पे मुझे दाद देनी पड़ेगी कॉटन यूनिवर्सिटीज के टीचर की, क्योंकि ये आंसर सब गलत करते हैं, लेकिन कॉटन यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने इसको सही टिक किया है। देखिए, जो प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही दिया था। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस और रेमेडियल जस्टिस, ये सब की बात करते हैं। प्लेटो नहीं देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पहली बार। ओके, लेकिन बहुत सारे बुक्स में आप देखिएगा, इंटरनेट पर देखिएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिखा रहता है कि प्लेटो ने दिया है, जो कि गलत है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने ही दिया है पहली बार, और आपकी यूनिवर्सिटी ने सही इस चीज को पकड़ा है, तो ये भी आंसर आपका सही है। ओके, अगर आप इसको इंटरनेट पर देख रहे होंगे तो मे बी आपको प्लेटो दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप अपने लाइफ को चेंज करने वाला डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप आज ही इनरोल कीजिए सीयूईटी पीजी के बैच में। 2024 के लिए 1 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। आप विश्वास मानिए, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सीयूईटी पीजी और जितने भी एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंसेस होते हैं, आप उसमें अपने जो है झंडे गाड़ सकते हैं। आप इतना विश्वास रखिए मेरे ऊपर। और सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6 में हमसे पढ़ते हैं, सेमेस्टर 4 में हमसे पढ़े हैं हम। इतना सारा मेरा अचीवमेंट है, तो आप मेरे से सीयूईटी पीजी का क्लास नहीं करके अब दूसरे पास क्यों भाग रहे हैं? मैंने भी डीयू क्वालिफाई किया है, मैं भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं भी बहुत मतलब अच्छा कर रहा हूँ अपने लाइफ में, अमेरिका में पढ़ाता हूँ, और क्या चाहिए आपको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर बैच में, देखते हैं आपको फिर बैच में। बहुत बहुत धन्यवाद।